सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे न्यायपालिका और उस न्यायपालिका में पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अब देखिए, हमारे यहाँ भारत में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। इसको अपनाया गया है भारत में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया। एकीकृत का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट में जिला कोर्ट, राज्य पर हाई कोर्ट और भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है। एकीकृत है, इसके फैसले इसको मान्य होते हैं, इसके फैसले इसको मान्य होते हैं। यानी सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट वाले राज्य कोर्ट के पास जाएगा, राज्य कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। अब देखिए, सरकार के तीन अंग होते हैं। तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं सरकार के? तीन अंग होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना। व्यवस्थापिका का क्या काम होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम होता है? कानूनों का क्रियान्वयन करना। न्यायपालिका का काम होता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना और उन्हें न्याय संगत तरीके से लागू करना। अब देखिए, अड़ोस में पड़ोस में व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं। कई बार विचार भिन्नता हो जाती है, कई बार न्याय के लिए गुहार लगाई जाती है। ऐसे समय में न्याय का कार्य कौन करे? इसलिए हमारे यहाँ न्यायपालिका में सरकार का तीसरा अंग है। एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाद उत्पन्न हो जाता है, शक्तियों के बारे में विभेद उत्पन्न हो जाता है, भेदभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में न्याय का कार्य करने के लिए कुछ होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ इसको अपनाया गया न्यायपालिका। सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका को बना दिया गया। अब देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। हर समाज में व्यक्ति के बीच, समूह के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद होते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वे कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। अब देखिए, ये सारे विश्व के सभी न्यायालयों में महत्वपूर्ण है। अब एकीकृत न्यायपालिका, ये भी हमने
पढ़ा है कि 114 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन मिलता है, मिलता, ठीक है। 114 से 147 के बराबर सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है। अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार। अब देखो कॉलेजियम क्या है? न्याय नीति आयोग आया 16 में, 18 में, 19 में, लेकिन सबको ध्वस्त कर दिया गया। कॉलेजियम चयन मंडल को कहते हैं। कॉलेजियम इसको कहते हैं कॉलेजियम चयन मंडल। इसमें कितने होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश, और 4 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये राष्ट्रपति को नाम सुझाते हैं। राष्ट्रपति को क्या भेजते हैं? ये अपनी एक सूची भेजते हैं, उन्हीं में से राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसकी सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। 1982 से 1998 के बीच ये विषय बार-बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। क्या माननी चाहिए? मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसे में राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा। इसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया गया है। सिफारिश में सामूहिक
सामूहिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। भाई सामूहिक चेतन समूह के द्वारा कालिजम व्यवस्था क्या है? कालिजम मैंने यह लिख दिया है, चयन मंडल है भाई। क्या है? चयन मंडल। न्यायाधीशों का चयन मंडल होता है कालिजम। इसका न्यायाधीशों का चयन मंडल होता है कालिजम। अर्थात एक न्यायाधीश होता है, 4 अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को नाम सुझाते हैं, उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, उन्हीं में से क्या करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अर्थात सामूहिकता का सिद्धांत अपनाया स्थापित है। इसी कारण आजकल नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह पर ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की नियुक्ति की नई प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करना। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99वें संविधान द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय 99, इससे पहले क्या था? 99वां संविधान संशोधन के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या कर दिया? नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग, क्या? न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब इसमें क्या था? एक कानून मंत्री, एक 6 सदस्य होते थे इसमें। कितने? 6 सदस्य। कितने सदस्य होते थे? 6। और इसे असंवैधानिक करार देते हुए न्यायिक नियुक्ति आयोग जो 99वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, इसे असंवैधानिक करार दे दिया। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग जो था इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। ठीक है, और इससे और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कालिजन प्रणाली को बहाल कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्तमान सरकार न्यायाधीशों की जवाबदेहिता और अधिक पारदर्शिता की व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्ति की नई व्यवस्था लाना चाहती थी ताकि नियुक्तियों में भाई भतीजेवाद की प्रवृत्ति को रोका जा सके। इस योजना केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कालिजन प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 13 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 और 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को अधिसूचित किया। ध्यान रहे कि इन दोनों अधिनियमों में संबंधित 2 विधेयक क्रमशः राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 और 121वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2014 लोकसभा में 13 अगस्त 2014 को और राज्यसभा में 14 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से पारित हो गया। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन के होता है के तहत
निर्धारित आधे से अधिक राज्य विधानसभा का अनुमोदन मिलने के बाद 31 दिसंबर 2014 राष्ट्रपति ने इन दोनों विधेयकों को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के रूप में और राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग विधेयक 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नीति अधिनियम 2014 के रूप में 31 दिसंबर 2014 को ही राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 में इन अधिनियमों के प्रभावी होने की नीति निर्धारित की, लेकिन इन सबको नहीं माना गया और उन्हें कालीन व्यवस्था को हमारे यहाँ अपना लिया गया। कौन सी व्यवस्था को? कालीन व्यवस्था को अपना लिया गया। कौन सी व्यवस्था को? कालीन। इसको असंवैधानिक करार दे दिया। न्यायिक नीति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार असंवैधानिक घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। ठीक है। और वर्तमान में इसके तहत होती है कालीन व्यवस्था के तहत होती है। ठीक है। कालीन को ध्यान रखें। आपके कालीन आपसे कोई पूछेगी कालीन क्या है तो आप बताओगे कालीन चयनमंडल है। न्यायाधीशों का चयनमंडल न्यायिक नीति आयोग को दुरुस्त करने के बाद कालीन व्यवस्था द्वारा से उसी के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे? यदि आपसे कोई पूछे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सी व्यवस्था के तहत होती है तो आप बताओगे कालीन व्यवस्था के तहत होती है। अगला जो आता है आपके पाठ्यपुस्तक के अनुसार न्यायाधीशों को पद से हटाना। नियुक्ति हो गई। न्यायाधीशों को पद से हटाना। ठीक है। अब देखिए न्यायाधीशों को कैसे पद से हटाते हैं। न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करता है। साबित कदाचार के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। इसके न्यायाधीशों को पद से हटाना जब किसी न्यायाधीश में अयोग्यता क्या अयोग्यता आ जाए या साबित कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के 2/3 संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाकर
न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, कौन हटाता है, कब हटाते हैं, जब किसी न्यायाधीश में एवं तो आ जाए या ये कहीं साबित कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा दूसरे बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है। साबित कदाचार या कदाचार साबित होने अथवा योग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आपस में सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यवाही का महत्वपूर्ण भूमिका है वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया। इस मामले में हालांकि द्वितीय सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। साबित कदाचार के आधार पर अभी हमारे जो राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं मुख्य न्यायाधीश गोगोई, इससे पहले भी एक न्यायाधीश के खिलाफ लेकिन वो प्रस्ताव मिल गया था। इस तरीके से ये न्यायाधीशों को हटाया जा सकता। कल हम पढ़ेंगे संरचना। देखते रहिए हमारे एजुकेशन के चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।